Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं DFCCL एग्जाम के लिए जो आपका जनरल साइंस का पर्टिकुलर सेक्शन है और इसमें से आपके टोटल 24 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज है। और अभी हम सेल को कवर कर रहे हैं, बहुत सारे पोर्शंस हमने यहाँ पे सेल के कवर कर लिए हैं और आज हम यहाँ पे सेल को फिनिश कर रहे होंगे। ठीक है, जितनी भी चीज़ें बची हैं सेल की वो फिनिश करेंगे और ख़त्म करते हैं इसको आज। ठीक है, तो आज आपकी क्लास नंबर 29 है। इससे पहले अगर आपने क्लास नंबर 1 से लेकर के 28 तक नहीं देखी है तो जाकर के उनको पूरा कंप्लीट करके आओ, देन यहाँ पर आप आगे बढ़ना। और अब मैंने आपको यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल और सेल मेम्ब्रेन की बात हमने कर ली थी। न्यूक्लियस आपका हो गया पूरा। इसके बाद में ये माइटोकॉन्ड्रिया हमने कर लिया है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कर लिया है। देन गोल्जी एपरेटस हमने कल ही निपटाया था इसे। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे गोल्जी एपरेटस, राइबोसोम, ये सब हमने खत्म कर लिया है ना, लाइसोसोम हो गए। अब हम बढ़ गए हैं यहाँ पे प्लास्टिड्स की तरफ। अगर आपको याद हो कल की क्लास, ठीक है, एंड कल की भी नहीं, इससे पहली वाली जहाँ पर मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, तो वहाँ पर मैंने क्या बोला था माइटोकॉन्ड्रिया में कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका प्रेजेंट कहाँ पर था? ये था एनिमल सेल में। ठीक है, कहाँ पर था आपका माइटोकॉन्ड्रिया? मैंने बताया था कि एनिमल सेल में होता है, जो आपकी प्लांट सेल होती हैं उनमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो प्लांट सेल में क्या होता है भाई? प्लांट सेल में होते हैं आपके प्लास्टिड। ठीक है, और यहाँ पर जो प्लांट सेल को एनर्जी चाहिए होती है वो कौन बनाता है? प्लास्टिड्स बनाते हैं। जैसे अब एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता था? रेस्पिरेशन करके यहाँ पे ये बना रहा होता था। तो एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है ना, रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन करने के लिए ये क्या करेगा? O2 लेता है, CO2 निकालता है। याद रखना, O2 तो ये लेता है, CO2 निकाल देता है। लेकिन यहाँ पर ये जो प्लास्टिड्स होते हैं, और प्लास्टिड्स के ना कई सारे टाइप्स होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या टाइप्स होते हैं। ये आपका एक बेसिक प्लास्टिड का फिगर है। और प्लास्टिड क्या करते हैं भाई? CO2 को तो इनहेल करते हैं। ठीक है, CO2 को इनहेल करते हैं और O2 को एक्सहेल करते हैं, यानी कि O2 निकाल देते हैं। लेकिन कुछ कुछ जगह फिर आपका क्या होता है, रात में ये क्राइटेरिया चेंज हो जाता है, तो वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल ये बेसिक जो है आपको नॉर्मल सी बात याद रखनी है। अगर कभी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया तो याद रखना, क्लियर है? उसमें आपको ये नहीं देंगे कि रात को ऐसा दिन में ऐसा, आपको बस एक बेसिक क्राइटेरिया पूछा जाता है, क्लियर है? तो प्लास्टिड जो है ना आपके, प्लास्टिड क्या करते हैं बेसिकली? देखो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं ये आपके, एक तो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, दूसरा एल्गी वगैरह जो होती है ना, एल्गी में भी आपके प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्लियर है? अब प्लास्टिड जो है आपके कई टाइप्स के होते हैं, एक बार मैं इसके टाइप बताता हूँ क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। देखो प्लास्टिड के ना बेसिक कितने, 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 3 टाइप में आपका जो प्लास्टिड है वो डिवाइडेड है। पहला हो जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्या हो जाता है? क्लोरोप्लास्ट। देन दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है क्रोमोप्लास्ट। क्या हो जाता है? ये क्रोमोप्लास्ट हो जाता है। देन आपका एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ध्यान देना, यहाँ पर क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है। फिर एक आपका और होता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जेरोंटोप्लास्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जेरोंटोप्लास्ट। तो ये 3 4 जो है आपके बेसिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो 3 है ये मेन टाइप्स हैं। अगर आपसे कभी पूछा भी जाता है कितने टाइप्स होते हैं प्लास्टिड के, तो मेनली आपको ऑप्शन में 3 ही लिखा मिलेगा। लेकिन अगर 4 लिखा मिल जाता है तो वो भी आप टिक कर देना। अगर आपको 4 ऑप्शन में नहीं मिला, 3 मिला, तो वो भी आप टिक कर सकते हो, क्योंकि ये जो है यही मेन टाइप्स होते हैं प्लास्टिड्स के, क्लियर है? और अब प्लास्टिड जो है ना, मैंने आपको बताया ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही काम करता है प्लांट सेल में, यानी कि इसके पास भी क्या होता है? इसके पास राइबोसोम्स भी होते हैं और खुद का डीएनए भी होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता था ना राइबोसोम और डीएनए, इसके पास भी होता है, क्लियर है? और ये क्या करता है? आपका एनर्जी एंड फूड स्टोर करके रखता है। क्या करता है? एनर्जी एंड फूड स्टोर करने का काम करता है। तो ये सारे आप पॉइंट्स बना करके एक बार बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लेना, ठीक है? और हमेशा याद रखो, नोट्स बनाते टाइम ना नोट्स आपके शॉर्ट होने चाहिए और क्रिस्प होने चाहिए, यानी कि आप एक बार नोट्स देखो और आपको मेरी सारी की सारी बातें याद आ जाएं, क्लियर है? चलो, ये बात हो गई, इसमें एनर्जी और फूड स्टोर करके रखा जाता है प्लास्टिड्स में, ठीक है? और इनके पास में जो है पावर टू डिवाइड भी होती है, यानी कि ये क्या कर सकते हैं? डिवीजन भी कर सकते हैं अपने आप का। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड हो जाता है ना, डिवीजन कर देता है, तो ये भी डिवीजन कर सकता है। लिख लेना इसको, पावर ऑफ डिवीजन भी होती है प्लास्टिड्स के पास में, क्लियर है? चलो, अब यहाँ पर यार देखते हैं, ये सब बातें तो ठीक है, प्लास्टिड्स हो गए, इनके ये टाइप्स हो गए, लेकिन हमें जो मेनली पढ़ना है ना, ये क्वेश्चंस तो बन गए आपके प्लास्टिड से। मेन आपका जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं क्लोरोप्लास्ट से, क्लियर है? किससे बनते हैं? क्लोरोप्लास्ट से, वो हम अभी देखेंगे। अब देखो, ये जो 4 टाइप है इनका बेसिकली काम क्या है, ठीक है? ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करता हूँ तो इसका क्या काम होता है?
देखो एक बार, तो जो फोटोसिंथेसिस की आपकी प्रोसेस होती है ना, वो क्लोरोप्लास्ट में ही कैरी ऑन होती है। तो याद रखना, यहाँ पर होती है फोटोसिंथेसिस किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। और ये होता है ग्रीन कलर का। क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की वजह से क्या हो जाता है, ये आपका ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, इतनी सी बात तो आई थिंक सबको पता भी होगी क्लोरोप्लास्ट के बारे में। और यहाँ पे आपका क्या होता है, फूड सिंथेसिस की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। ठीक है, किसकी? फूड सिंथेसिस की प्रोसेस। अब ये जो है आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट। नाउ एक बात यहाँ पर आप ध्यान में रखना कि यहाँ पे क्लोरोफिल भी होते हैं और क्या होते हैं, कार्टेनाइड्स भी होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया क्या, क्लोरोफिल वर्ड देख लिया आपने, क्लोरोफिल से क्या होगा, ग्रीन कलर आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे क्या और देखने को मिलता है, एक पिगमेंट और देखने को मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैरोटेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैरोटेनॉइड। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए, कैरोटेनॉइड कहाँ पर आपके पाए जाते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। ये बस ध्यान रख लो, इससे ज़्यादा आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना। ये चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एक बार टीसीएस पूछ चुकी है ईयर 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो आगे यहाँ पे देखो, आपसे क्रोमोप्लास्ट की बात की जा रही है। तो देखो क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है ना, ये आपका येलो कलर का भी हो सकता है और फिर रेड कलर का भी हो सकता है। कलर भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे थोड़ा सा टफ वगैरह पेपर पूछा तो येलो और रेड कलर का याद रखना, क्रोमोप्लास्ट कैसे होते हैं, येलो कलर के या फिर रेड कलर के। अब देखो यहाँ पर ये किस वजह से होते हैं, तो इसके अंदर भी आपका कैरोटिनॉइड का पिगमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, कैरोटिनॉइड नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। यहाँ पर भी मैंने क्या बताया, कैरोटिनॉइड पिगमेंट। तो प्लांट सेल में जो आपका कलर आता है ना, वो किस वजह से आता है, कैरोटिनॉइड पिगमेंट से। और ग्रीन कलर आता है आपका क्लोरोफिल की वजह से। बाकी ये जो कलर है वो कौन इम्पार्ट कर रहा है, कार्टिनॉइड आपका इम्पार्ट कर रहा है। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या? अब इसका काम क्या होता है ना, जो आपका ये कलर किस में दिखाई देगा, ये जो येलो या रेड कलर है किस में दिखाई देता है, जैसे आपके फ्लावर्स हो गए। ठीक है, तो फ्लावर में ये फ्लावर जो होते हैं ना, उनको कलर प्रोवाइड करता है। या फिर आपका फ्रूट हो गए, तो फ्रूट को भी कलर देने का काम कौन करता है, ये आपका क्रोमोप्लास्ट कर रहा होता है। ठीक है, और जैसे फिर अगर मैं आपसे और कलर की बात करता हूँ ना, तो आपको टोमेटो का जो कलर है, ठीक है, टोमेटो का कलर किस वजह से दिखाई देता है, तो ये लाइकोपेन नाम का क्या होता है, लाइकोपेन नाम का जो पिगमेंट है ना, इस वजह से टोमेटो का कलर हमें लाल दिखाई देता है। देन इसी तरीके से आपका जो कैरेट है, यानी कि जो आपकी गाजर होती है, उसका कलर कैरोटीन की वजह से दिखाई देता है। ठीक है, कैरोटीन नाम का पिगमेंट होता है। फिर ऐसे बीट रूट में बीटामाइन करके होता है, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछे जा चुके हैं, तो ये नोट डाउन कर लो। बाकी ये हो गया आपका क्रोमोप्लास्ट। ध्यान देना, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ये आपका क्रोमोप्लास्ट है। अभी क्लोरोप्लास्ट हमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है यहाँ से, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 9th क्लास में ये सब दे रखा है। ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम बात करें, तो देखो यार, ल्यूकोप्लास्ट जो है, थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखो ल्यूकोप्लास्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्लोरोप्लास्ट पे आएंगे अभी। देखो ल्यूकोप्लास्ट किसकी बात कर रहे हैं भाई, ल्यूकोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है ना, ये आपका पाया जाता है न्यूक्लियस के पास में, यानी कि रूट्स वगैरह में आपका ये पाया जाता है। क्लियर है, कहाँ पर होता है ये आपका, रूट्स हो गई या फिर आपकी स्टेम्स हो गई। ठीक है, रूट्स हो गई और स्टेम्स हो गई, वहां पर आपका ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। और ये देखो इसके ना अब कई टाइप्स होते हैं ल्यूकोप्लास्ट के। जैसे एक होता है आपका एमाइलोप्लास्ट। क्या होता है, एक आपका एमाइलोप्लास्ट। और कुछ लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो रही होगी, लेकिन टेंशन मत लेना, आप थोड़ा सा एक दो बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। इनसे बस छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये याद रखना कि रूट्स और स्टेम में प्रेजेंट होता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि एमाइलोप्लास्ट क्या किसका पार्ट है, किसका टाइप है, तो ये ल्यूकोप्लास्ट का टाइप है। और इसमें क्या होता है एमाइलोप्लास्ट में, यहाँ पर जो आपका स्टार्च है ना, क्या है आपका स्टार्च, इसको स्टोर करते हैं। ठीक है, स्टार्च को स्टोर करने का काम कौन करता है, एमाइलोप्लास्ट करता है प्लांट सेल में। फिर ऐसे ही आपका हो जाता है एक देखो एक हो जाता है आपका इलाई इलाई प्लास्ट। ठीक है, क्या बोल देते हैं हम इसको, इलाई ओ प्लास्ट करके होता है। और इसमें क्या स्टोर किया जाता है, आपका फैट। ठीक है, क्या होता है इसमें, फैट स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, थर्ड इसका हो जाता है प्रोटीनोप्लास्ट। तो प्रोटीनोप्लास्ट तो इजी है, कोई पूछता भी नहीं है इसको। प्रोटीनोप्लास्ट में आपका प्रोटीन यहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है। क्या करते हैं भाई, प्रोटीन स्टोर करके रखा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा यार, यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट के तीन टाइप, एक एमाइलो वाले में स्टार्च को स्टोर कर दो, इलाइयो वाले में आप फैट को स्टोर कर दो, और प्रोटीन वाले में प्रोटीन को। इजी है ना? तो ये हो गया आपका एक प्लास्टिड का टाइप। नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आपका लास्ट वन जो आपको जेरोंटोप्लास्ट दिख रहा है, इसका क्या काम होता है?
तो ये जो है वो आपकी क्लोरोप्लास्ट ही होती है। मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ जो मेन टाइप है ना वो तीन ही है, क्योंकि ये जो जेरोंटोप्लास्ट आपको दिख रहा है ना, ये क्या होते हैं एक तरीके से आपके क्लोरोप्लास्ट ही होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और ये वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं जैसे जो आपकी पत्तियां होती है ना, आपने देखा होगा पत्तियों की बूढ़ी हो गई पत्तियां, पत्तियां पुरानी हो जाती हैं, तो उनकी उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एजिंग ऑफ लीव्स। तो जब एजिंग ऑफ लीव्स हो जाती है, वो पीली पड़ जाती है, तो वहां का जो क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट क्या है? अब ये ऑर्गेनली ही तो है, ये सारे के सारे। क्या बताया था मैंने आपको? साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो क्या होती हैं? ऑर्गेनली। स्टार्टिंग का लेक्चर याद करो, समझ आएगा। तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ये अपना और काम संभालने लगता है, अपना काम छोड़ करके ये ऑर्गेनली बेसिकली इसका और काम देखने लगती है प्लांट के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली ये अपना क्या करता है? लीफ को छोड़ करके ये चला जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं पाएगा अब लीफ से, जब लीफ आपकी पूरी पीली पड़ गई ऑटम टाइम का, जो आपका ऑटम सीजन चलता है ना उस टाइम पे, ठीक है। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई क्या? क्रोमोप्लास्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट क्या है, जेरोंटोप्लास्ट क्या है। नाउ क्लोरोप्लास्ट को एक बार थोड़ा सा देखते हैं इसका फिगर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। नाइन्थ नाइन्थ में दे रखा है ये आपका। देखो जो आपका क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्या क्या होता है? ये आपका डबल मेम्ब्रेन होता है। एक तो पहले आउटर मेम्ब्रेन हो गई इसमें, फिर इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई। देखो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इसके बीच का जो स्पेस है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ना ये दो बातें ध्यान से देखना यार, यही इंपॉर्टेंट है जो आपका पूछा जाता है। ये है स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा क्या होता है? ये आपका लिक्विड होता है। ये क्या है? आपका फ्लूइड है। इसको हम क्या बोल देते हैं? मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। तो अगर आपसे पूछा जाए मैट्रिक्स या फिर फ्लड ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज, तो क्या बोलोगे भाई? स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं उसको? स्ट्रोमा बोलते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। फिर आपका क्या होता है ना कि इसी स्ट्रोमा के अंदर क्या प्रेजेंट है, आप देख पा रहे हो? ये आपके ग्रीन कलर के इस तरीके से, एक बार मैं कलर को चेंज कर लेता हूं। देखो क्या है, आपको ये ग्रीन कलर के इस तरीके से दिख रहे होंगे। तो ये जो है ना, जैसे अगर मैं एक इस ग्रीन के इसकी बात करूं, एक पार्ट की बात करता हूं, तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है थैलेकॉइड, ठीक है। क्या हो जाता है? थैलाकॉइड हो जाता है। अब मैं अगर यही जो एक दो तीन का ग्रुप है ना, इस पूरे ग्रुप की बात कर देता हूं, तो इस ग्रुप को बोल देते हैं ग्रेनम। देखो लिखा है ना, क्या लिखा है? स्टेक ऑफ थाइलाकॉइड, यानी कि ये आपका जो एक पार्ट है ना, ये एक पार्ट, इसको हम क्या बोल देंगे? ग्रेनम बोल देंगे। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या? स्ट्रोमा क्या है? आपका फ्लड है ये, यानी कि आपका ये क्या है? लिक्विड पार्ट है। और जो ग्रेनम है ये आपका है, यहाँ पे इसके अंदर जो सॉलिड पार्ट प्रेजेंट होता है। अब ये जो ग्रेनम है ना, एक ग्रेनम ये है, एक ग्रेनम ये है, एक ये है, ये सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं किसके थ्रू? लैमेला के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू जुड़े रहते हैं? लैमेला के थ्रू जुड़े रहते हैं। देन ये जो आपका थाइलाकॉइड है ना, इसके अंदर अगर देखा जाए तो एक प्रेजेंट होता है क्या? ल्यूमिन नाम की सब्सटेंस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ल्यूमिन भले रखो ना रखो, लेकिन थाइलाकॉइड हो गया, ग्रेनम हो गया, और आपका स्ट्रोमा हो गया। बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ना, अब समझो यार, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इसको लिख लो। आई बात समझ में? देखो क्या होता है ना, जो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, वो दो दो प्रोसेस में डिवाइड करके चलती है। एक होती है उसमें लाइट प्रोसेस, एक क्या होती है? एक होती है लाइट प्रोसेस, एक होती है आपकी डार्क प्रोसेस, ठीक है। क्या होती है? एक होती है डार्क प्रोसेस। समझना ये क्या हुआ। यहां पर आप क्लोरोप्लास्ट देख रहे थे, तो यहाँ पर ये जो आपका लाइट पड़ती है ना, सनलाइट जब हमारी पड़ती है तो वो पड़ती है इस ग्रेनम के ऊपर, ठीक है। ये जो ग्रेनम बने हुए हैं ना, इनके ऊपर पड़ती है, और यहाँ पर ये क्या करते हैं ग्रेनम? ये लाइट प्रोसेस बोल दो या फिर इसको लाइट रिएक्शन बोल दो, ठीक है। ये भी आपका रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है आपका कि जैसे ही आपकी सनलाइट पड़ी ग्रेनम के ऊपर, ग्रेनम ने क्या किया? आपका सनलाइट से, जो आपका सनलाइट है उससे क्या बना दिया? एटीपी बना दिया। आपको पता है भाई, एनर्जी जो बनती है वो एटीपी के फॉर्म में बनती है। प्लांट में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। सनलाइट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हुए, आइंस निकले, और यहाँ से इसने एटीपी बना दिया। तो ये जो काम होता है ये होता है लाइट प्रोसेस या फिर लाइट रिएक्शन का, और ये आपका कहाँ पर होता है? तो ये ग्रेनम पर होता है। लेकिन जैसे ही आपकी एटीपी बन गई, वो एटीपी पहुंच जाती है किसके अंदर? ये पहुंच जाती है स्ट्रोमा के अंदर। और जो स्ट्रोमा के अंदर होता है वो होती है डार्क प्रोसेस, यानी कि आपका एटीपी से जो ग्लूकोज बनने की प्रोसेस है उसे हम कह देते हैं डार्क प्रोसेस, क्योंकि यहां पर आपका लाइट का यूज नहीं हो रहा। क्लियर है? तो याद रखना, फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक लाइट और फिर एक डार्क। लाइट में क्या हुआ? ग्रेनम पे ये काम होता है सनलाइट से एटीपी बनाने का, फिर एटीपी से ग्लूकोज बनाने का काम होता है स्ट्रोमा में। अरे बोलो हाँ, क्लियर। खत्म हो गया आपका यहाँ पर जो प्लास्टिड है, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक प्लांट सेल का बस एक छोटा सा एस्पेक्ट था जो आपको समझना था, और यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर बढ़िया पेपर बना तो मैं तो हमेशा चाहूंगा कि यहाँ से क्वेश्चंस बने,
ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और देखो अब प्लास्टिड की डिस्कवरी किसने की, तो प्लास्टिड की डिस्कवरी यहाँ पर की थी क्या नाम था उनका, अर्न्स्ट हैकल ने। ठीक है, किसने की थी, अर्न्स्ट हैकल। तो लिख लो यहाँ पर अर्न्स्ट हैकल, ये HAE करके इनकी स्पेलिंग होती है, अर्न्स्ट हैकल ने। अच्छा, अर्न्स्ट हैकल ने इसकी डिस्कवरी तो करी, कौन से ईयर में करी थी, तो ये की थी 1866 में, है ना। अब ये चीज ध्यान में रखना है, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की है, क्या की है, डिस्कवरी की है, इसका नाम दे दिया डिस्कवरी एंड नेम्ड बाई, प्लास्टिड्स की बात कर रहा हूं, किसने, हैकल ने। लेकिन यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इतने सारे टाइप्स बताए, पिगमेंट के बारे में बताया, पूरी डेफिनेशंस वगैरह जो दी हैं इसकी, किसकी भाई डेफिनेशंस दी हैं आपकी, प्लास्टिड्स के बारे में, तो ये दी थी किसने, तो ये दिया था यहाँ पर शिम्पर ने। ठीक है, किसने दिया था, शिम्पर ने यहाँ पर इनके बारे में सारी जो प्लास्टिड्स के बारे में डेफिनेशंस हैं वो दी थी। क्लियर है, तो दोनों नाम अलग अलग याद रखना, ठीक है, डाउट वाली कोई बात है नहीं। अगले वाले पे आते हैं, आपको मैंने यहाँ पे, अच्छा अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग मैंने आपको ये पूरा बताया हुआ था कि कितने पार्ट्स होते हैं ऑर्गेनेलीज के, सेल ऑर्गेनेलीज के, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर कितने पार्ट हैं, टोटल हमें 8 पार्ट पढ़ने थे। ठीक है, तो ये 7th पार्ट आपका आ जाता है वैक्यूल्स। अब देखो यहाँ पर आप ये वैक्यूल देख पा रहे होगे, इसमें बस 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, ज्यादा कुछ है भी नहीं वैक्यूल में। ठीक है, देखते हैं फटाफट से। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो आपकी वैक्यूल्स होती हैं ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, प्लांट सेल में भी होती हैं और आपकी ये एनिमल सेल में भी होती हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। अब इसके बाद देखो ये जो वैक्यूल्स होती हैं ये इनका काम क्या होता है। जैसे अगर आप इस वैक्यूल को देखोगे, ये एक बेसिक फॉर्मेट होती है वैक्यूल्स की, और ये अगर आप आउटर जो इसकी लेयर होती है, यानी कि जो मेम्ब्रेन होती है ना वैक्यूल की, उसको क्या बोल देते हैं, टोनोप्लास्ट बोल देते हैं। ठीक है, याद रखना ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है उसे क्या नाम दिया गया है, टोनोप्लास्ट नाम दिया गया है। देन बीच में जो होता है वो आपका सेंट्रल वैक्यूल होता है और इसके अंदर भरा रहता है सेल सेप। ठीक है, सेल सेप का मतलब क्या होता है, ये आपका एक लिक्विड टाइप होता है। ठीक है, क्या होता है, ये फ्लड होता है जो कि इस वैक्यूल के अंदर भरा रहता है, और इस फ्लड में आपकी कई सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, जैसे कि आपका इसमें कुछ एसिड्स वगैरह हो गए। ठीक है, क्या हो जाता है इसमें, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, क्या क्या स्टोर होता है इसके अंदर, तो ऑर्गेनिक एसिड वगैरह होते हैं, देन आपके सॉल्ट हो गए, शुगर हो गया। ठीक है, CO2, O2, ये सभी का सिक्रीशन इसमें रहता है, किसमें, सेल सैप में, यानी कि ये सब ये स्टोर करके रखता है इस फ्लड के अंदर, ये सब मिक्स होता है। और हाँ, अब एक चीज़ याद रखना, जैसे कि आपका जो प्लांट सेल होता है उसमें इसका स्ट्रक्चर होता है बहुत बड़ा, तो याद रखना वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर सबसे लार्जेस्ट कहाँ पाया जाएगा, या फिर लार्जेस्ट वैक्यूल कहाँ पाई जाएगी, तो वो आपकी प्लांट सेल में पाई जाएगी। ठीक है, और ये जो आपकी वैक्यूल्स होती हैं इसके अंदर देखो लिक्विड पार्ट भी होता है, कहीं कहीं ये गैस को भी अंदर क्या करती हैं, सिक्रीट करके रखती हैं, कहीं कहीं पर ये लिक्विड को भी अंदर स्टोर करके रखेंगी, और कहीं कहीं पर ये जो है सॉलिड भी अंदर स्टोर करके रखती हैं। जैसे अगर आपकी बात की जाए अमीबा की, तो अमीबा के केस में क्या होता है, अमीबा का जो भी खाना वगैरह है, जो फूड है, वो यहीं पर जाकर के स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके अमीबा वगैरह हैं इनका फूड भी स्टोर हो जाता है, तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। बाकी अब वैक्यूल के डिस्कवरीज की बात करें कि वैक्यूल में क्या किसने कब डिस्कवर किया, तो सबसे पहले वैक्यूल को ऑब्जर्व किसने किया, वर्ड्स पे ध्यान देना, क्या बोल रहा हूँ, ऑब्जर्व किसने किया, तो ऑब्जर्व किया था भाई स्पालांजी ने। ठीक है, किसने किया था, स्पालांजी ने इसको ऑब्जर्व किया था। देन इसके बाद आता है भाई डिस्कवर किसने किया, वैक्यूल्स को डिस्कवर किसने किया, तो ये बेसिकली जब इन्होंने ऑब्जर्व किया ना, तो इन्होंने देखा था प्रोटोजोआ में। ठीक है, जो जब इन्होंने प्रोटोजोआ में देखा तो इन्होंने क्या सोचा कि ये भी कुछ रेस्पिरेशन वाला सिस्टम है, ये समझ नहीं पाए कि भाई ये वैक्यूल्स अलग से हैं। ठीक है, तो इसको बाद में अलग से बताया और इसको नाम दिया वैक्यूल का, किसने, डुजार्डिन ने। ठीक है, डिस्कवर्ड एंड नेम्ड किसने किया इसको, भाई डुजार्डिन ने इसको यहाँ पर डिस्कवर करके नाम दिया। और फिर यहाँ पर क्या होता है ना कि श्लाइडन आते हैं। ठीक है, आपको पता होगा श्लाइडन, अब बताओ जरा, मैंने श्लाइडन नाम आपको कहाँ पर करवाया था, बताओ जरा, श्लाइडन के बारे में मैंने आपको कहाँ इसके बारे में एक डिस्कवरी वाली बात बताई थी, वो अब आप मुझे कमेंट करके बताना। तो देखो फिलहाल यहाँ पे श्लाइडन ने क्या कहा कि भाई प्लांट सेल में भी क्या है, आपका सेल सेप वगैरह प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट सेल में आपका सेल सेप वगैरह प्रेजेंट होता है, और इसके अलग से एक पार्ट है, प्रोटोप्लाज्म का पार्ट नहीं होता, ये सारी बातें। फिर क्या हुआ, ये जो आपको टोनोप्लास्ट दिख रहा है ना, ये जो सेल आपकी वैक्यूल मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट, इसको यहाँ पर ये नाम दिया किसने, डेव राइस ने। ठीक है, किसने दिया भाई, ये डेव राइस ने दिया। बाकी ईयर वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, तो वो मैं नहीं करा रहा हूँ। वैसे 1885 में इन्होंने नाम दिया था सबसे लास्ट में, डेव राइस ने टोनोप्लास्ट का, इसकी सेल मेम्ब्रेन को। स्लाइडन ने प्लांट सेल की डिस्कवरी की थी 1842 के आसपास, और ये 1841 में जो है डुजार्डिन ने इसका
नाम की दिया था इसको अलग से, डिस्कवर्ड क्या एक तरीके से नाम, ठीक है, डिस्कवर्ड क्योंकि पहले से ये ऑब्जर्व कर चुके थे, तो ये नाम दिया वैक्यूल करके 1841 में डुजार्डिन ने, और स्पलाजी ने इसको ऑब्जर्व किया था 1776 में, ठीक है। तो समझ रहे हो 1776 में बहुत ही बेकार तरीके के माइक्रोस्कोप थे, तो वो समझ में आया नहीं इनको ज़्यादा, ठीक है। तो ये बातें हैं। चलो ये हो गया आपका वैक्यूल्स, और बाकी तो खैर खैर मैंने सारी चीज़ें बताई दी हैं। अब देखो एक और जो इसका फंक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या करता है आपका, रिजिडिटी प्रोवाइड, रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता, ठीक है। क्या होता है रिजिडिटी, कठोरता होता है, तो ये कठोरता प्रोवाइड करता है किसको, प्लांट सेल को, सॉरी प्लांट सेल नहीं, ये जो आपकी सेल वॉल होती है, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, बाहर से सेल वॉल होती है, फिर इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो जो सेल वॉल को यहाँ पे ये रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है ना, कठोरता प्रोवाइड कर रहा है, तो ये वैक्यूल हेल्प करता है इसको कठोरता प्रोवाइड करवाने में, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका वैक्यूल्स के बारे में जो कुछ पूछा जाएगा। देन आपका लास्ट में आ जाता है यहाँ पे सेंट्रोजोम्स, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है आपका किसी भी सेल का, सेंट्रोजोम्स। तो इनको समझते हैं एक बार ध्यान से, देखना यहाँ पे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सेल के अंदर लेके चलता हूँ। अगर आपका ये सेल का स्ट्रक्चर है, देखोगे यहाँ पे तो आपको ये न्यूक्लियस दिखेगा, फिर यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है, ये आपका गोल्जी एपरेटस पड़ा हुआ है, दिख रहा है ना, सबको समझ में आ रहा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया और दो पड़े हुए हैं, यहाँ पे राइबोसोम डले हुए हैं, ऐसे देखो ये पड़े हैं ना, राइबोसोम भी पड़े हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना, यही होते हैं सेंट्रोजोम। इनको हमने यहाँ पे जूम इन किया और हमें क्या दिखा कि भाई ये यहाँ पर एक तरीके से इस तरीके से पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये जो दो है ना, इनको बोला जाता है सेंट्रियोल। अगर मैं इनको एक एक करके बोलूंगा ना, तो ये क्या होगा, एक ये सेंट्रियोल है, एक ये सेंट्रियोल है, और इनको ही हम मिला करके क्या बोल देते हैं, इनको हम बोल देते हैं अपना सेंट्रोजोम्स, ठीक है। क्या बोल देते हैं, दो सेंट्रियोल्स मिला करके आपके क्या बन जाते हैं, सेंट्रोजोम्स बन जाते हैं। अब थोड़ा सा समझना चीजों को ध्यान से, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये जो सेंट्रोजोम है इसमें आपके दो सेंट्रियोल्स हैं। इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये जो दो सेंट्रियोल्स होते हैं, ये हमेशा एक दूसरे के 90 डिग्री पे पड़े होते हैं, ठीक है। जब दो सेंट्रियोल एक दूसरे के 90 डिग्री पे पड़े होते हैं, तभी उसको हम क्या बोल देते हैं, ये सेंट्रोजोम्स हैं, ठीक है। क्या हो गए, ये आपके सेंट्रोजोम्स हो गए। क्लियर हुआ बात। यहाँ पे आप देख भी रहोगे, एक ऐसा पड़ा हुआ है, एक ऐसा पड़ा हुआ है, तो ये दोनों कौन से हैं, 90 डिग्री पे एक दूसरे के पड़े रहते हैं, और इनको हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रोजोम, इन दोनों के ग्रुप को, ठीक है। यानी कि ये जो आपके दो सेंट्रियोल मिलके बने हैं। अब अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर ये जो सेंट्रियोल्स हैं, ये सेंट्रियोल्स भी किसके बने हुए हैं, सेंट्रियोल्स में आपको ये इस तरीके की एक पाइप पाइप जैसा दिख रहा होगा। ये जो पाइप जैसा आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है सेंट्रियोल्स, और दो सेंट्रियोल्स जब आपके 90 डिग्री पे रख दिए जाते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, सेंट्रोजोम बन जाता है। इतनी सी बात क्लियर है क्या, अरे बोलो हाँ। अब होता क्या है कि आपका ये किस में हेल्प करते हैं, तो सेल डिवीजन करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। किसमें करते हैं भाई, सेल डिवीजन करने में आपके जो सेंट्रोजोम होते हैं ये हेल्प करते हैं, और आपका एक स्पिंडल फाइबर फॉर्म कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्म कर देते हैं। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस याद रखो कि ये सेल डिवीजन में किस में हेल्प करते हैं, आपका स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करते हैं। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या इतनी सी बात, है ना। चलो अब क्या होता है यहाँ पे देखो, सेंट्रल डॉटर सेंट्रियोल बन गया, ये हो गया वो हो गया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसकी डिस्कवरी के बारे में चीजें याद रखनी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि इसकी डिस्कवरी जो है यहाँ पे दो लोगों ने मिलकर की थी। ईयर था आपका 1876, और कौन दो लोग थे भाई, फ्लेमिंग ध्यान देना यहाँ पे, फ्लेमिंग एंड आपके बेनेडन, ठीक है। फ्लेमिंग एंड बेनेडन ने जो है इसकी मिलकर के डिस्कवरी की थी, लेकिन 1888 ईयर में क्या हुआ, यहाँ पे इसको जो नाम है, ठीक है ना, इसका जो नेम है सेंट्रोजोम ये दिया, और इसके अलावा इसके बारे में जो डिस्क्राइब किया, ठीक है। डिस्क्राइब का मतलब क्या हुआ कि बताया इसमें सेंट्रियोल होते हैं, सेंट्रियोल ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ये सब बातें। और इसका एंगल वगैरह बताना 90 डिग्री पे है, और इसका स्ट्रक्चर बताना कि 90 स्ट्रक्चर, मैं अभी बताता हूँ आपको 90 स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सब बताया यहाँ पे थियोडोर बोवेरी ने, ठीक है। किसने बताया भाई, थियोडोर बोवेरी ने बताया, कौन से ईयर में, 1888 में, ठीक है। तो ये याद रखना, कहीं कहीं ऑप्शंस में इसकी डिस्कवरी भी थियोडोर बोवेरी के द्वारा बताई जाती है, तो कंफ्यूज मत होना ऑप्शंस में, अगर ऐसा दे रहे हैं तो ये मान लेना। बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये चलता ही रहता है, इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देंगे, ये दोनों ऑप्शन में डाल के नहीं देंगे दोनों के नाम, ठीक है। तो ये चीज है आपकी, अब जो भी ऑप्शन में आ जाए उसके अकॉर्डिंग जाना। क्लियर हो गई बात।
नाउ अब यहाँ पर देखो यार, ये मैंने आपको बताया कि इस तरीके से जो आपके माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं बिल्कुल के एक सेंट्रियोल बना रहे हैं। अब इस वाले जरा आप सेंट्रियोल को देखो, ये जो आपका सेंट्रियोल है ये किस तरीके से बना है, तो देखोगे आप ये जो 3 माइक्रो ट्यूब्यूल हैं वो इस तरीके से हैं, फिर 3 आपके इस तरीके से हैं। एक बार मैं कलर चेंज करके और दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर क्या हुआ, फिर आपके ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल इस तरीके से जुड़े हैं, ये 3 इस तरीके से, यहाँ पर है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। इस तरीके से आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स जुड़ रखे हैं। अब बेसिकली होता क्या है आपका, अगर आप गिनोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमेशा ये 9 पेयर में ही मिलेंगे आपको, ये 3 3 माइक्रोट्यूब्यूल में जुड़ करके इस तरीके से आपको 9 9 के पेयर में मिलेंगे। इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है 9 0 स्ट्रक्चर। 9 0 स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बीच से जो है ना, इसके बीच में कुछ नहीं है, बीच में ये खाली है। अगर ये देखोगे ना, ये जो बीच में है ना, ये हॉलो हॉलो है ये, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तो इसको क्या बोल देते हैं, 9 0 स्ट्रक्चर बोल देते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछ ले सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो 9 0 स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बाकी पूछेगा नहीं, ये बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। किसमें हेल्प करता है ये आपका, तो सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा होता है। अरे बोलो हाँ, तो ये आपका पूरा का पूरा जो 8 मैंने आपको टाइप्स बताए थे, किसके, ये जो आपके आपका जो साइटो जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उसमें मैंने आपको 3 टाइप बताए थे, क्या था, एक आपका न्यूक्लियस था, दूसरा आपका क्या था भाई, साइटोसो क्या बोलते हैं उसको, साइटोप्लाज्म था आपका, और तीसरा वाला पार्ट क्या था आपका, जो सेल मेम्ब्रेन हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, या फिर सेल वॉल। तो हमने ये सब एक एक करके फिनिश कर लिया। साइटोप्लाज्म में भी आपकी जितनी चीजें प्रेजेंट होती हैं सारी कवर कर ली हैं, तो आपका सेल तो कंप्लीटली फिनिश हो गया। और देखो अब आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ रहा होगा। प्लांट सेल में देखो क्या क्या प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस कहाँ है भाई, फटाफट से बताओ, ये है आपका न्यूक्लियस। देन वेसिकल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये हो गए वेसिकल्स। और फिर आपका राइबोसोम्स हो गया, राइबोसोम्स ऐसे पड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रहा, क्लियर है। अब ये आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस याद रख लो पैरोक्सियोम्स कहाँ पर होते हैं, ये आपके प्लांट्स में होते हैं। और देन माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका प्लांट्स में। अच्छा, ये जो है आपका प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की प्लेस पे आपका जो वर्ड यूज होता है वो प्लास्टिड वर्ड यूज करना ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो ये प्लास्टिड हो गया। अब बाकी फिर आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स, अब देखो इस फिगर में जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स दे रखा है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये क्या होता है, डिक्टियोसोल इसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम एक तरीके से बोलते हैं। तो ये याद रखना कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लांट में डिक्टियोसोम भी कहलाता है। फिर सेल वॉल हो गई, क्लोरोप्लास्ट हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गई। देखो सेल वॉल, प्लांट सेल में हमेशा याद रखना, सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। पहले ये सेल वॉल है, फिर ये इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म हो गया, और फिर आपका ये लाइजोसोम हो गया, ठीक है। तो ये सब प्रेजेंट हो गए आपके प्लांट सेल में। नाम थोड़ा सा याद रखना यहाँ पे, इन दोनों में ये दोनों थोड़े से इन्होंने फिगर में इधर उधर कर रखी हैं चीजें। देन एनिमल सेल में देखो यहाँ पर आपका सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल इसमें नहीं होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स हो गई, देन आपका सेंट्रियोल्स हो गए, ठीक है। सेंट्रियोल्स भी अब आपको पता होगा। और ये सेंट्रियोल्स 90 डिग्री में पड़े रहते हैं। अच्छा, ये आपको फिगर ऐसा दिख रहा होगा क्योंकि ये 3D में पड़े हैं, अब आपको 1D में ये फिगर दिखाई दे रहा है, 3D में ये पड़े होते हैं, तो आपस में 90 डिग्री मेंटेन करके रखते हैं। देन आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया ये, ठीक है। फिर ये आपकी वेसिकल्स हो गई। बाकी ये आपको पाइनोसाइटोटिक वेसिकल्स का कोई मतलब नहीं है, वेसिकल्स वेसिकल्स होती हैं, बाकी इतना नहीं पूछता, ठीक है। साइटोप्लाज्म हो गया आपका। देन माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल्स ये देखो ये अलग अलग पड़े होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। देन राइबोसोम्स आपके पड़े रहते हैं, लाइसोसोम होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस हो गया। गोल्जी वेसिकल्स हो गई, गोल्जी वेसिकल्स कुछ नहीं होती, वही होता है जो वेसिकल्स मैंने बताया था ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, कि यहाँ से आ रहा है ट्रांसपोर्ट होकर के खाना, ठीक है। देन ये आपका गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडीज, देन ये आपकी क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। तो ये पूरा प्रोग्राम सेट हो गया। आई होप कि आपको एक एक वर्ड का मतलब समझ में आ रहा होगा, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे बनी है सेल। तो यहाँ पर आपकी पूरी सेल फिनिश होती है। देखो हर चीज को पढ़ने का यार एक तरीका होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ एक प्रोसेस से होके जाना ही होता है। कुछ बच्चे बीच में घरवाने लगते हैं कि अरे सर ये कैसे करेंगे कैसे करेंगे, अरे भाई पूरी प्रोसेस से होकर के निकलो। क्या लग रहा है, हंसी खेल थोड़ी ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में निकलना। कल आपकी एसएससी सीजीएल की कट ऑफ निकली है, पता है कितनी निकली है। हाँ चलो, उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा फैक्टर रहा, नॉर्मलाइजेशन से बच्चों के 80 to 100 मार्क्स भी बढ़े हैं, ठीक है। लेकिन तब भी कट ऑफ देख रहे हो ना आप कहाँ तक जा रही है, 605 गई है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, आउट ऑफ 700 लास्ट वाली लिस्ट में, ठीक है। एओ की तो फिर वो अलग बात है, लेकिन जो आपकी मिनिमम है ना, वो 605 गई है, समझ रहे हो कितना डिफरेंस है। और अगर आप परसेंटेज भी निकालोगे ना, कितनी परसेंटेज कट ऑफ जा रही है, तो कितनी निकल के आती है, ये निकालो जरा यहाँ से, आपका ये गया 7 से कितने टाइम्स जाएगा।
तो ये हो जाएगा 86, यानी कि 86.5 के लमसम जा रही है कट ऑफ, ठीक है। और आप ये एसएससी का छोड़ो, बैंकिंग का उठा के देख लो, बैंकिंग की कट ऑफ कितनी जाती है पता है? जो आपका अभी आईबीपीएस आरआरबी का होने वाला है, उसकी कट ऑफ जाती है आपकी अराउंड 76 के आसपास। जो क्लर्क का एग्जाम होता है, पीओ का होता है, वो अराउंड 65 जाती है आउट ऑफ 80, ठीक है। तो हालात जो हैं वो अब ऐसे ही हैं, इनमें ही आपको compete करना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो वैकेंसीज जो हैं वो सब ठीक है, लेकिन उतने बच्चे मेहनत कर रहे हैं ना, ठीक है। ये चीज याद रखो कि बच्चे कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं थोड़ा सा कम पढ़ के सिलेक्शन ले लूंगा, तो वो नहीं हो पाएगा। सीरियसली कंडीशन यही है, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करो और बिल्कुल दम लगा के मेहनत करो ना यार। मुझे समझ नहीं आता, ये सब सोचते क्यों, अरे सर ये क्लास हो रही है, इसमें इतना करेंगे, इसमें उतना करेंगे, इतने में तो मैं ये कर लेता। तो जो कर सकते हो वो करो, समझ रहे हो? हर चीज को करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप कि किस उसमें हो कि यार मैं थोड़ा सा पढ़ के मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अब वो टाइम है ही नहीं। वो टाइम था आज से 5-6 साल पहले, समझ रहे हो? तो अब ये टाइम नहीं है कि आप सोच रहे हो मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा हो जाएगा। बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली उनको चीजें बताई जा रही हैं, तो वो उसको पढ़ रहे हैं और एक भी चीज छोड़ के नहीं आ रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो सर ये सब छोड़ के मैं थोड़ा बहुत करके हो जाएगा मेरा, तो वो यार बड़ा मुश्किल है, समझ रहे हो? हर चीज को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं खैर। और सीरियसली पढ़ाई करिए। और इसके अलावा मैं अभी जो कल से कल जो है मुझे थोड़ा चेकअप वगैरह के लिए एडमिट होना है। तो अभी आपकी हो सकता है 3 से 3 डेज के लमसम जो है आपकी क्लास ना हो, क्योंकि 3 दिन लगते हैं पूरा चेकअप कराने में, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा देखना, और फिर इसके अलावा फिर हम फिर से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को। इसके अलावा मैं देखता हूँ अगर आपकी रिकॉर्डिंग हो जाती है तो टीसीएस के कुछ क्वेश्चंस जो है वो कराता हूँ। और मुझे समझ नहीं आता यार, मैं इतना सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ ये करा दूँ वो करा दूँ, तो आप लोगों से किया क्यों नहीं जाता है? क्या दिक्कत पड़ जाती है करने में? पढ़ने में क्या प्रॉब्लम हो जाती है? मैं इतनी अभी मैं क्या ही बोलूं। चलो खैर यार, बस पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। मेहनत करो, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, समझो इस चीज को, ठीक है ना। बहुत अच्छे से मेहनत करो, टाइम है, सब कुछ है अभी, बिल्कुल जान लगा दो कम से कम ये। और हाँ, ये चीज याद रखो, ये नहीं सोचना कि इतनी कट ऑफ होगी उतनी होगी। कट ऑफ डिपेंड नहीं करती अभी। अब मुझे एक बात बताओ यार, फॉर्म फिलअप कितने भी हो जाएं, कितने भी एप्लीकेशन फॉर्म चले जाएं, कितने भी बच्चे एग्जाम दे दें, इस पर डिपेंड करती है क्या कट ऑफ? ग्रेजुएशन कर चुके हो, खुद से सोचा करो। कहाँ आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर कैसा आ रहा है, ठीक है। पेपर जैसा आएगा वैसी कट ऑफ जाएगी, क्लियर है? पेपर अगर आपका उन्होंने अलग ही लेवल का बना दिया तो कट ऑफ कम जाएगी। अभी से आप कट ऑफ के बारे में क्यों सोच रहे हो? पढ़ोगे तब तो कट ऑफ जाएगी ना, पढ़ोगे ही नहीं तो कट ऑफ कहाँ से निकल रही है फिर? हम्म। और कट ऑफ के बारे में सोच क्यों रहे हो? आप तो ये पढ़ो कि ये सिलेबस है मेरा, इसमें मैं 100+ लेके आऊंगा, हर चीज कवर करके जाऊंगा मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। और सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिलेबस के अलग मत भाग लेना, ठीक है। चलो, ये चीजें हैं। और सिलेबस में भी काफी कुछ है आपके, ये नहीं है कि सिलेबस में बहुत कम हो। सिलेबस में बहुत सारी चीजें हैं, और हर सेक्शन को देखना है। टोटल आपके कितने सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है यार? 24 मतलब आपके हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज हो गया, यहाँ से 24 आने हैं। देन आपका सेक्शन देखो, जीके है, जीएस है। इसके अलावा आपका सेक्शन हो गया कस्टमर रिलेशंस का, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग हो गई। इतने सारे सेक्शन पूछ रहा है वो आपसे। रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, इतने सारे 7 सेक्शन है। आपको दिन भर में टाइम कहाँ से मिल जाता है और कुछ सोचने का? हाँ, जिसमें से कि HIRD, और फिर आपका जीएस, और आपका ई एंड ये जो ई एंड एम हो गया, ये हम करेंगे अभी, बस आपका थोड़ा सा सीआर फिनिश करके इस पे ही आना है। देन रीजनिंग हो गई, रीजनिंग करो, मैथ करो, जीए जीके आपको कराई जा रही है। इतनी सारी चीजें मैं ही करा रहा हूँ, बाकी का बचा हुआ थोड़ा खुद से करो। रीजनिंग में और मैथ में मैं आपको बताता ही हूँ, टारगेट भी देता हूँ कि ये कंप्लीट कर लो। कहाँ से आपको दिन भर में टाइम एक्स्ट्रा मिलता है कि आप ये सब सोच रहे हो मैं ये करूँ ये करूँ ये करूँ नहीं करूँ? तो अच्छे से बस मेहनत लगा के पढ़ते जाओ। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, समझ रहे हो? मेहनत करने के अलावा कोई नहीं है ऑप्शन। अगर आपको ये लग रहा है कि अभी मैं कम मेहनत कर रहा हूँ, तो उससे बढ़िया आप उस चीज को छोड़ो फिर, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो, समझ रहे हो मेरी बात को? तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो यार, बस यही चीजें हैं। और मैथ वगैरह पे काम करना शुरू करो, मैथ को निगलेक्ट मत करना, मैं बता रहा हूँ। मैथ को, रीजनिंग को बिल्कुल निगलेक्ट मत करना। आपके स्कोरिंग यही स्कोर दिलाएंगे। ये ऐसा ना हो कि सारे बच्चे जो सब्जेक्ट में स्कोर कर रहे हैं उसमें आप नीचे रह जाओ, ठीक है। बाकी सीआर तो आपको पूरा मैंने करा दिया है, जितना करा दिया उसकी अंडरस्टैंडिंग लेकर ही चले जाना, सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। ये मैं आपको बता सकता हूँ आराम से, क्योंकि सीआर में मैंने आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग दी है। देन मार्केटिंग भी करा दूंगा, तो मार्केटिंग में ज़्यादा लेक्चर्स नहीं लगेंगे, क्योंकि इसमें बस मैं आपको सीधा सीधा जो भी है वो बताता जाऊंगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बन चुका है सीआर से, ठीक है। तो हर चीज़ को समझो यार, कोई चीज़ कराई जा रही है तो, ठीक है ना। चलो खैर, थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़ाई करिए, और गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।